हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बीएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम लोग हिस्ट्री पढ़े थे, चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। कल हम लोगों ने जाना राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न कैसे हुई, कैसे राष्ट्रवाद इतना बड़ा कारण बना, यूरोप क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, हम लोगों ने ये सब पढ़ा। आज से हम लोग हिस्ट्री का मेन टॉपिक पढ़ेंगे, मुख्य टॉपिक। सबसे पहले नेपोलियन युग। नेपोलियन युग क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन, इसके बाद मेटरनिख युग। मेटरनिख युग, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेटरनिख कौन है, मेटरनिख कौन है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति। इटली एवं जर्मनी का एकीकरण। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में सुधारवादियों का योगदान। हम लोग ये सभी के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन युग। नेपोलियन युग हम लोग कहेंगे किसको किसको कहते हैं, नेपोलियन युग। नेपोलियन युग क्या था, नेपोलियन युग हम लोग उसको क्यों बोले, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग समझेंगे सबसे पहले नेपोलियन युग कि नेपोलियन युग हम लोग कहेंगे किसको किसको बोलते हैं नेपोलियन युग। तो जब पूरा यूरोप में पुरातन व्यवस्था प्रचलित थी, पुरातन व्यवस्था किसको बोलते हैं, पुरातन व्यवस्था, वैसी व्यवस्था जो पहले से चली आ रही है और वैसी व्यवस्था जहाँ पर राजा अधिकार कर रहा है, मीन्स राजतंत्र चल रहा है। क्या चल रहा है, राजतंत्र चल रहा है, वैसी व्यवस्था को बोल रहे हैं पुरातन व्यवस्था। यानी जो पुरानी व्यवस्था है जो पहले से चलती आ रही है वो व्यवस्था। तो संपूर्ण यूरोप में क्या था, पहले पुरातन व्यवस्था प्रचलित थी, संपूर्ण यूरोप में राजतंत्र व्यवस्था प्रचलित थी। तब नेपोलियन उसी समय 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस पर आक्रमण कर फ्रांस पर अपना सत्ता स्थापित कर लिया, सत्ता स्थापित कर लिया। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी में सत्ता स्थापित कर लिया फ्रांस में। उसके बाद वहाँ के जितने भी व्यक्ति थे, फ्रांस के जितने भी व्यक्ति, वहाँ के व्यक्तियों को लोकतंत्र की तरह जीने का अधिकार दे दिया, लोकतंत्र की तरह जीने का अधिकार दे दिया। वहाँ के लोगों को समानता का अधिकार मिला, वहाँ के लोगों को नागरिकता मिली कि हाँ हम यहाँ के नागरिकता है, वहाँ के लोगों की नागरिकता मिली। उसके साथ साथ वहाँ के लोग को टैक्स फ्री कर दिया गया। ये जब से आए तो पुरातन व्यवस्था को खत्म करके लोग जैसा जीना चाह रहे थे, लोग जैसा चाह रहे थे कि हम ऐसे ही रहे, वैसे रहने को संपूर्ण आज़ादी दे दिए थे। तो हम लोग समझेंगे, अच्छा से लिखते हैं कि क्या है नेपोलियन युग। जब संपूर्ण यूरोप में पुरातन व्यवस्था प्रचलित थी, पुरातन व्यवस्था मतलब पुरानी व्यवस्था, जैसे राजतंत्र जो है ये सब वाली व्यवस्था थी। जब संपूर्ण यूरोप में पुरातन व्यवस्था प्रचलित थी तब
नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 ईस्वी में, कब? 1804 ईस्वी में फ्रांस पर, यहाँ लिख देते हैं यूरोप ब्रैकेट में फ्रांस पर आक्रमण कर वहां के लोगों को स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का अधिकार दिया। कोई पूछेगा हम लोगों से बताओ नेपोलियन युग क्या है, तो जब संपूर्ण यूरोप में पुरातन व्यवस्था प्रचलित थी तब नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 ईस्वी में यूरोप के फ्रांस पर आक्रमण कर वहां के लोगों को स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का अधिकार दिया। बंधुता मतलब भाईचारे की तरह रहने का, स्वतंत्रता, स्वतंत्र रूप से रहो, समानता का अधिकार, किसी में भेदभाव नहीं, हम लोग कह सकते हैं एक तरह से लोकतंत्र का। कैसा? लोकतंत्र के भांति जीने का अधिकार दिए, लोकतंत्र के भांति जीने का अधिकार दिए। इसी को बोलते हैं नेपोलियन युग। ये कब तक चला था? 1804 ईस्वी से 1814 ईस्वी तक। 1804 ईस्वी से 1814 ईस्वी तक। कोई पूछेगा नेपोलियन युग कब से कब तक चला था? 1804 ईस्वी से 1814 ईस्वी तक के समय को क्या बोलते हैं? नेपोलियन युग। क्या बोलते हैं? नेपोलियन युग। नेपोलियन जब आया था, यानी नेपोलियन बोनापार्ट जब 1804 ईस्वी में यहाँ पर अपना आक्रमण किया था और यहाँ का सत्ता अपने हाथों में लिया था, उसमें नेपोलियन कोड लागू किया गया था। नेपोलियन कोड क्या है? तो नेपोलियन जो विधि व्यवस्था लाया था, ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, टैक्स फ्री, ये सब जो विधि व्यवस्था उसका है, उसका वही विधि व्यवस्था कहलाता है नेपोलियन कोड। यानी नेपोलियन के द्वारा जो विधि व्यवस्था अपनाई गई वही कहलाता है नेपोलियन कोड। तो हम लोग समझ गए नेपोलियन युग क्या है। नेपोलियन युग क्या है? तो जब संपूर्ण यूरोप में पुरातन व्यवस्था थी, यानी राजतंत्र की व्यवस्था थी, तब नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 ईस्वी में यूरोप पर आक्रमण कर वहाँ के लोगों को स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का अधिकार दिए। वहाँ के लोगों में नेपोलियन कोड जारी किया, अर्थात वो अपने विधि व्यवस्था को संचालित करने के लिए सभी नियम कानून बनाए और लोगों को लोकतंत्र के भांति जीने का अधिकार दिए। ये विधि व्यवस्था कब से कब तक चली थी? 1804 ईस्वी से लेकर 1814 ईस्वी तक। इसी को क्या बोलते हैं? नेपोलियन युग। क्या बोलते हैं? नेपोलियन युग। अठारह सौ चार ईस्वी से 1814 ईस्वी तक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सभी जनता खुश थी, लेकिन ये जनता का खुशी कुछ चंद देशों को देखा नहीं गया, जैसे इंग्लैंड, जर्मनी का शहर प्रसा, ऑस्ट्रिया, ये सभी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि 1804 ईस्वी से ही यहाँ पर ऐसी व्यवस्था चल रही है। ये सभी जो थे, ये सभी नेपोलियन बोनापार्ट से डरते थे। नेपोलियन बोनापार्ट से डरते थे। ये सोचते थे कि कहीं हमारे ऊपर भी आक्रमण नहीं करना। बोनापार्ट से बचने के लिए इंग्लैंड, प्रसा, ऑस्ट्रिया, ये सभी ने सम्मेलन बुलाया। क्या बुलाया? सम्मेलन बुलाया 1815 ईस्वी में, जो कि हम पिछले वीडियो में भी बता चुके थे। 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया, प्रसा, इंग्लैंड, ये सभी मिलकर और जो अन्य शक्तिशाली राष्ट्र थी जो चाहते थे कि पुरातन व्यवस्था ही कायम रहे, पुरानी व्यवस्था ही कायम रहे, ताकि हम अपना दादागिरी दिखा सके, तो इन्होंने 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सम्मेलन बुलाया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सम्मेलन बुलाया, जिसको बोलते हैं वियना सम्मेलन। जिसको क्या बोलते हैं? वियना सम्मेलन। अब कोई पूछेगा वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी में हुआ। वियना सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी यानी ऑस्ट्रिया की कैपिटल
वियना में हुआ है। वियना सम्मेलन का नेतृत्व कौन किया? वियना सम्मेलन का नेतृत्व कौन किया? ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे एग्जाम में भी आता है कि वियना सम्मेलन का नेतृत्व कौन किया? मेटरनिख। कौन किया? मेटरनिख। मेटरनिख कौन है? मेटरनिख कौन है? तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर है। चांसलर किसको बोलते हैं? चांसलर प्रधानमंत्री को। किसको बोलते हैं? प्रधानमंत्री को। तो कोई पूछेगा बताओ मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था, जो बहुत ही निरंकुश, आशा करते हैं तुम लोग निरंकुश का अर्थ समझ जाते हो, जो कि अत्यधिक निरंकुश प्रतिक्रियावादी शासक था। ये सिर्फ अपने सुख से मतलब रखता था, जनता के सुख सुविधा से इसे कोई मतलब नहीं। ये था मेटरनिख, जो कि निरंकुश प्रतिक्रियावादी शासक था। कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो सम्मेलन हुआ था, इसी के नेतृत्व में हुआ था। सबका जो मूलभूत जड़ होता है आग लगाने वाला, वो आग लगाने वाला व्यक्ति यही था मेटरनिख। इसी के कारण से 1815 ईस्वी में सम्मेलन बुलाया गया। पुनः 1815 ईस्वी के बाद पुनः 1815 ईस्वी के बाद संपूर्ण यूरोप में पुरातन व्यवस्था ही प्रचलित रही। संपूर्ण यूरोप में पुरातन व्यवस्था प्रचलित रही। नेपोलियन बोनापार्ट को यहाँ से भागा दिया गया। क्यों? तो ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी अभी हम बता देते हैं। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो अकेले ये सभी देशों का सामना नहीं कर सकते थे, ऑस्ट्रिया प्लस इंग्लैंड, तो ये सभी देशों से लड़ने के लिए उनको चाहिए था सैनिक। तो उन्होंने फ्रांस के लोगों से सैनिक की मांग की, उनको जबरदस्ती किसी को सैनिक में लेने लगे। तो फ्रांस के व्यक्ति वो नेपोलियन के विरोध में आ गए। नेपोलियन के विरोध में आने के बाद जब ये देख लिया ऑस्ट्रिया प्लस इंग्लैंड ये सभी की अब फ्रांस भी उसका साथ नहीं दे रहा है, नेपोलियन अब कमजोर पड़ गया, तो उस पर आक्रमण कर 1815 ईस्वी में उस पर आक्रमण कर सत्ता का बागडोर इन्होंने अपने हाथों में ले लिया। जो सभी उस समय की शक्तिशाली शक्तियाँ थी। उसके बाद 1815 के बाद वहाँ पर कैसी व्यवस्था चली? पुरातन व्यवस्था, जो इन लोगों को चाहिए था वैसी व्यवस्था। तो वियना सम्मेलन किसको बोलेंगे? तो पुरातन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सम्मेलन बुलाया गया, जिसे वियना सम्मेलन कहते हैं। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका नेतृत्व मेटरनिख कर रहा था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेटरनिख युग क्या था। वियना सम्मेलन पढ़ लिया, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेटरनिख युग क्या था। मेटरनिख कौन है समझ गए ना? मेटरनिख कौन है? मेटरनिख कौन है? मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर है। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर है, जो अत्यधिक प्रतिक्रियावादी निरंकुश शासक था। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, है नहीं था? कौन था? सॉरी, मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो अत्यधिक प्रतिक्रियावादी एवं निरंकुश तानाशाही शासक था। मेटरनिख युग किसको को बोलते हैं? तो 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप में पुरातन व्यवस्थाएं प्रचलित रही। जो ये सभी चाहते थे, कौन सभी चाहते थे? तो इंग्लैंड, प्रसा, ऑस्ट्रिया जो चाहते थे वही व्यवस्था थी, मीन्स पुरानी राजतंत्र वाली व्यवस्था। 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक जो व्यवस्था प्रचलित थी, मीन्स पुरातन व्यवस्था प्रचलित थी, तो इस समय को 1815 से 1848 इस बीच के समय को बोलते हैं मेटरनिख युग। क्या बोलते हैं? मेटरनिख युग।
यानी कि कोई पूछेगा अब क्या है मेटरनिक युग, तो वियना सम्मेलन के बाद 1815 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक पुरातन व्यवस्था ही प्रचलित रही। कैसी व्यवस्था प्रचलित रही? पुरातन व्यवस्था ही प्रचलित रही, जिसे मेटरनिक युग कहते हैं। हम लिख दे रहे हैं मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप में पुरातन व्यवस्था प्रचलित रही, जो कि मेटरनिख के नेतृत्व में इसी के नेतृत्व में संभव हो पाया ना, जो कि मेटरनिख के नेतृत्व में हुआ। इसलिए 1815 से 1848 तक के समय को या शासन काल को मेटरनिख युग कहते हैं। मेटरनिख युग कहते हैं। अब कोई पूछेगा बताओ वो मेटरनिख युग कहाँ से कब तक चला था? तो 1815 से 1848 ईस्वी तक। यानी मेटरनिख युग क्या है? 1815 से 1848 तक मेटरनिख के द्वारा जो विधि व्यवस्था बनाई गई उसी को बोलते हैं मेटरनिख युग। क्या बोलते हैं? मेटरनिख युग। से कुछ आप लोगों को क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 1789 की फ्रांस के क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिख दीजिए कि 1789 में फ्रांस का जो क्रांति हुआ उस समय वहां के शासक कौन